बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको ऑनलाइन क्लास में अध्याय 2 पूर्ण करने के बाद, समाप्त करने के बाद आपको अध्याय 2 में जो मुख्य बिंदु अपन ने पढ़े हैं या मुख्य बिंदुओं के रूप में अध्याय के अंदर आए, उनको मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन बनाकर आपको समझाया जा रहा है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप निबंधात्मक अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के बाद उन शॉर्ट क्वेश्चनों की तरफ या मुख्य बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में छोटे प्रश्नों की संख्या पेपर में अधिक आया करती है। इसलिए मैं आपका ध्यान उधर आकर्षित कर रहा हूँ। जिनमें आप देखिए, कल का जो वीडियो आपको बताया गया था, उस वीडियो में मैंने करीब 25 प्रश्न के करीब छोटे प्रश्न बना के या मुख्य बिंदु बना के बताए और उनके आंसर बताए। इसी प्रकार आज भी आपको उस अध्याय नंबर 2 में जो मुख्य बिंदु हैं या शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनके विषय में आपको बताया जा रहा है, जिनमें प्रश्न संख्या जैसे 26, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको 25 प्रश्न बता दिए थे, तो उसके आगे 25 नंबर के बाद 26वां जो प्रश्न है वो है, मेवाड़ के किस समय को चित्रकला व अन्य कलाओं के विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। आप निबंधात्मक प्रश्न जब पढ़ेंगे या मेवाड़ शैली को पढ़ेंगे तो उसमें आएगा महाराजा राज सिंह और जगत सिंह के शासनकाल को ललित कला या कह सकते हैं चित्रकला व अन्य कलाओं की विकास की दृष्टि से इसे स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न जैसे आता है 27 नंबर का, ये आपको ध्यान रखना है, आपको फेयर कॉपी बनाकर उसमें नोट करना है, आपको हमेशा याद करना है इन चीज़ों को। 27 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ शैली के भित्ति चित्रण के उदाहरण कहाँ कहाँ पर देखे जा सकते हैं। अर्थात मेवाड़ शैली क्या, पूरे राजस्थानी शैली में ही मैंने आपको पहले ही बता दिया, राजस्थानी शैली में चित्रण धरातल के रूप में वसली का प्रयोग किया है और वसली के साथ साथ भित्ति चित्रण की भी परंपरा रही है। तो ये राजस्थानी शैली की सभी स्कूलों में भित्ति चित्रण भी होते रहे थे। तो मेवाड़ शैली के जो भित्ति चित्रण के उदाहरण हैं, वो उदाहरणों में हम मेवाड़ शैली के भित्ति चित्रणों के उदाहरणों में मर्दाना महल एक है, उसमें देखा जा सकता है बापना हवेली, एकलिंग मंदिर के पीठाचार्य जी के निवास तथा कुंभलगढ़ और नाथद्वारा में बने भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है, जो मेवाड़ शैली की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। 28 नंबर, मेवाड़ शैली को मौलिकता प्रदान करने वाले प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। मतलब मैंने आपको बता रखा है, मेवाड़ शैली के कलाकारों में 3 कलाकार हैं, साहबदीन, निसारदीन, मनोहर। जिनमें साहबदीन और मनोहर नाम के जो कलाकार हैं, उन कलाकारों ने मेवाड़ शैली को मौलिकता प्रदान की थी। मेवाड़ शैली को मौलिकता प्रदान करने वाले प्रमुख कलाकारों में साहबदीन और मनोहर रहे हैं। ठीक है। 29 नंबर का जो पॉइंट है या वो कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है मेवाड़ शैली में चित्रित 3 ग्रंथों के नाम लिखिए। मैंने आपको बताया कि मेवाड़ शैली में आप पढ़ेंगे जब जाके पता चलेगा आपको, मेवाड़ शैली में चित्रित ग्रंथों में गीत गोविंद है, भागवत पुराण है और रामायण है, आर्ष रामायण जैसे ग्रंथ हैं। तो इनमें चित्रित 3 ग्रंथों में देखिए 3 ग्रंथों के नाम लिख लिए और उस समय सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था पर अच्छा उनका प्रकाश डालते हैं। मेवाड़ शैली में 1648 ईस्वी में साहबदीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण, ये भागवत पुराण है ना, इसको भागवत पुराण कर लेना, पुराण, और सन 1651 ईस्वी में मनोहर द्वारा चित्रित रामायण और 1651 में ही आर्ष रामायण, ये दोनों रामायणों का चित्रांकन कौन ने किया? मनोहर के द्वारा किया गया है। ठीक है भाई। इससे आगे प्रश्न संख्या 30 देखिए, मेवाड़ को पहले किस नाम से जाना गया था? मतलब पहले मेवाड़ को मेदपाट के नाम से जाना जाता था और सबसे पहले राजस्थानी शैली का विकास भी मेवाड़ में हुआ है। 31 नंबर, नाथद्वारा का पहले क्या नाम था? पहले उसे सिंघाड़ नाम से जाना जाता था। सिवाड़ मत करना, सिवाड़ तो सवाई माधोपुर में, और ये सिंघाड़ के नाम से जाना जाता था। एक छोटा सा शहर है जिसमें नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना कर रखी है, वो शहर है सिंघाड़। 32 नंबर, राजस्थानी चित्रकला से क्या अभिप्राय है? 15वीं शताब्दी में प्रचलित जैन शैली, मतलब हमारी राजस्थानी शैली है ना, उस शैली का जो विकास हुआ है वो विकास अभ्रंश शैली
यह जैन शैली, गुजरात शैली और पश्चिम भारतीय कला शैली परंपरा है ना, उन परंपराओं के आधार पर हुआ है और सबसे पहले मेवाड़ शैली में इसका विकास हुआ था। तो 15वीं शताब्दी में प्रचलित जैन शैली, जिनमें अपभ्रंश, गुजरात, पश्चिम भारती की परंपरा में नया कलेवर लेकर राजस्थान में जो कला विकसित हुई, इसको हुई कर लेना, हुई, उसे राजस्थानी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है 33 नंबर। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किन विद्वानों को है? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय 2 विद्वानों को है। एक का नाम है एरिक डिकिंसन तथा दूसरा है फयाज अली। 34 नंबर, किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की? जोधपुर के महाराजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे, जिनको नाम था किशन सिंह, जिसने 1608 ईस्वी में स्थापना की थी। इसको रूपनगर के नाम से भी जाने जाते हैं। और किशनगढ़ शैली की जो प्रसिद्ध पेंटिंग रही है वो आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सी पेंटिंग रही है? बनी ठनी रही। किशनगढ़ के प्रमुख कलाकार मोरध्वज निहाल चंद द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या कितनी रही है और उसे किस नाम से जाना गया? आप निबंधात्मक प्रश्नों में पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा। 75 ग्रंथों की चित्रित ग्रंथों की संख्या रही है, जिसको नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 36, बीकानेर शैली के उद्भव और विकास का श्रेय किन कलाकारों को दिया गया है? मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ शैली की 2 प्रमुख उपशैलियाँ रही हैं, एक बीकानेर है और एक किशनगढ़। तो बीकानेर शैली का जो उत्थान है या जिसको उद्भव है या जन्म दिया है, वो जन्म देने वाले कलाकारों में मतलब मुगलों के पास से 2 परगने आए थे यहाँ बीकानेर के महाराजाओं के पास, जिनमें एक का नाम था रुकनुद्दीन उस्ता और एक का नाम था उस्ता अली रजा। ये दोनों कलाकारों ने मिलकर बीकानेर शैली को जन्म दिया और उनका परिवार बीकानेर शैली के लिए समर्पित रहा है और आज तक वही परिवार, उस्ता परिवार आज तक उस परंपरा को निभा रहा है। इसलिए बीकानेर शैली के जन्म का श्रेय या उद्भव विकास का श्रेय जो दिया गया है वो उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को दिया गया है, अर्थात वहाँ के उस्ता परिवार को दिया गया है। 37 नंबर प्रश्न है, बीकानेर शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बीकानेर शैली का प्रवर्तक महाराजा अनूप सिंह को माना गया है। ठीक है भाई। बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकारों में रुकनुद्दीन उस्ता, आपको इसमें क्या करना है, बीकानेर शैली के कलाकारों में उस्ता परिवार के कलाकारों के नाम लिखना है। जैसे रुकनुद्दीन उस्ता, उस्ता अली रजा है और इनका बेटा साहबदीन के बाद इनका जो पोता है वो कायम, रहीम, मुराद आदि इनके प्रमुख कलाकार रहे बीकानेर शैली के। ऊँट की खाल पर चित्रण कार्य कौन सी शैली की प्रमुख विशेषता है? ऊँट की खाल पर चित्रण का जो कार्य है वो बीकानेर शैली की प्रमुख या निजी विशेषता रही है। किशनगढ़ शैली के 4 प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिए। किशनगढ़ शैली में वैसे तो बहुत सारे कलाकार थे, लेकिन मैंने यहाँ आपको एक तो मुख्य कलाकार है ही जिसको बनी ठनी के रचनाकार कहा जाता है, जिसका नाम तो है मोरध्वज निहाल चंद। इसके अलावा आपको अमीर चंद, सूर्यध्वज निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद और नानक राम आदि प्रमुख कलाकार रहे। प्रश्न संख्या 41 है, जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया था? जयपुर शहर का जो निर्माण करवाया था वो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। जयसिंह के आधार पर इसका नाम जयपुर पड़ा था और इसका निर्माण किया 1727 ईस्वी में करवाया गया था। आज जयपुर को, जैसे जयपुर में जो कला शैली विकसित हुई है उसको जयपुर शैली या ढूंढाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। 42 नंबर, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर की स्थापना किसने की और कब की? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट मतलब राजस्थानी शैली, या यूँ कह सकते हैं राजस्थान की कला के विकास की दृष्टि से राजस्थान में जब फोटोग्राफी का आगमन हो गया था और अंग्रेजी प्रभाव बढ़ने लगा था, ऐसे समय पर महाराजा राम सिंह के शासनकाल में जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई, जिसमें सबसे पहले C.S. वैलेंटाइन नाम के जो विद्वान थे वो प्रिंसिपल बने थे, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ हस्तकला की शिक्षा दी थी। उसके बाद वहाँ पर ललित कलाओं की शिक्षा दी जाने लगी और इस स्कूल की स्थापना 1857 में की गई। इस स्कूल को स्थानीय भाषा में हुनरी मदरसा और वैसे इसको वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर वर्तमान में ललित कला की शिक्षा दी जाती है। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर की स्थापना किसने की? महाराजा सवाई राम सिंह ने की। कब की? 1857 में की थी। ठीक है भाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 43,
महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? मैंने अभी आपको बताया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ कौन सी कलाओं की शिक्षा दी जाती है? वर्तमान में यहाँ ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती है। प्रश्न संख्या 44, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? हुनरी मदरसा के नाम से जाना जाता है। हुनरी का मतलब होता है कारीगरी, एक हुनर, दस्तकारी के मतलब जन्मदाता कह सकते हैं, इस स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये वैसे आपको बता दूं, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट किशन पॉल बाजार जयपुर में स्थित है, जो पहले पुराने अजायब घर में स्थित है। अजायब घर के नाम की एक बिल्डिंग है, उसमें स्थित है ये, जिसकी स्थापना 1857 में की गई थी, महाराजा सवाई राम सिंह के समय। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? हुनरी मदरसा के नाम से जानते हैं। ढूंढाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिए। ढूंढाड़ से तात्पर्य मैंने आपको बता दिया, ढूंढाड़ से तात्पर्य है मेवात शैली या जयपुर शैली। तो जयपुर शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए, ऐसे भी आ सकता है, और ढूंढाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। तो इस शैली के प्रमुख कलाकारों में जो रहे हैं वो साहिब राम रहा है, लाल चितेरा रहा है, रामजी दास रहा है, घीसी राम रहा है, रघुनाथ, गोविंद, गोपाल, नवला, शिवदास, राम सेवक, शालिग्राम, लक्ष्मण, गोविंदा आदि प्रमुख कलाकार रहे हैं। इस प्रकार आपको प्रत्येक शैली के कलाकारों का शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि आपसे एक ही कलाकार का नाम भी पूछ लिया जा सकता है, या सभी कलाकारों के बारे में पूछा जा सकता है, या आपसे किसी कलाकार का नाम प्रश्न में दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये कलाकार किस शैली का कलाकार है। इसलिए प्रत्येक शैली के आपको कलाकारों को शॉर्ट क्वेश्चन में लिख लेना है। बूंदी शैली के प्रमुख विषय कौन से थे? बूंदी शैली के प्रमुख चित्र जो विषय थे उनमें रसिक प्रिया, राग रागनी, सभ्य चित्र, बारहमासा, षड ऋतु वर्णन, प्रकृति चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण बूंदी चित्रकला के प्रमुख विषय थे। अब इनमें मैंने आपको बता रखा है, जैसे राग रागनी से तात्पर्य क्या है। राग रागनी का तात्पर्य मैंने बता रखा है, ये संगीत शास्त्र में राग और रागनी होती हैं, जिनको हमारे भारतीय कलाकार कह सकते हैं या राजस्थानी शैली के कलाकार ने प्रतीकात्मक ढंग से अपने चित्रों में उतार दिया, जिनको राग रागनी सेट के नाम से जाना जाता है या चित्रों के नाम से जाना जाता है। सभ्य चित्र भी मैंने आपको बता दिया, व्यक्ति चित्रों से को सभ्य चित्र कहा जाता है, जो मुगल शैली में अधिकतर बनाए गए थे। बारहमासा, 12 महीनों के जो चित्रांकन होते हैं उन्हें बारहमासा कहते हैं। षड ऋतु वर्णन अर्थात 6 ऋतुओं के वर्णन से संबंधित जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें षड ऋतु वर्णन चित्र कहा जाता है। प्रकृति चित्र मतलब प्रकृति चित्र को दृश्य चित्र भी कह सकते हैं या अंग्रेजी में लैंडस्केप भी कह सकते हैं। कृष्ण लीला का चित्रण बूंदी चित्रकला के प्रमुख विषय थे। प्रश्न संख्या 47, बूंदी की स्थापना किसने की और कब की? बूंदी की स्थापना 1398 ईस्वी में राव देवा सिंह के द्वारा की गई थी। मैंने आपको बूंदी और शैली के विषय, बूंदी और कोटा शैली के विषय में जानकारी आपने निबंधात्मक प्रश्नों में पढ़ ली है। निबंधात्मक पढ़ा, बूंदी जो क्षेत्र है, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और दुगारी, ये प्रमुख क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र में आने वाले हैं। और यहाँ के जो राजा रहे हैं वो राजा हाड़ा वंश के राजपूत राजा रहे हैं। ये अपने क्षेत्रगत विशेषताओं के आधार पर कोटा और बूंदी की शैली के नाम से अलग अलग पढ़ी जाती हैं। बूंदी शैली के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वहाँ चित्रों में ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म में, गर्मी में हाथियों के स्नान या हाथियों के दृश्य अधिक चित्र बनाए गए हैं। और कोटा में जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में, दृश्य चित्रों में शिकार के आखेट या आखेट के चित्र अधिक बनाए गए हैं। ठीक है भाई। तो बूंदी राज्य की स्थापना कब की गई? 1398 में। किसके द्वारा? राव देवा सिंह के द्वारा की गई। 48 प्रश्न संख्या, कोटा शैली के भित्ति चित्रण के 3 उदाहरण दीजिए। जैसे अपन ने जयपुर से वो मेवाड़ शैली में पढ़ा था, बापना की हवेली, इस तरह से पढ़ा था, ऐसे ही कोटा शैली के जो चित्र, भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं वो कहाँ देखे जा सकते हैं? झाला की हवेली, कोटा के राजप्रसाद, राजप्रसाद से तो तात्पर्य होता है राजभवन, कोटा के राजभवनों में, देवता जी की हवेली में कोटा शैली के भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। 49 नंबर, कोटा शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, ये जहाँ तक है मैंने पर्याप्त बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको डिटेल से पढ़कर इनके और छोटे क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं और उनको आपको कॉपी में नोट्स के तौर पर लिखना है। कोटा शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। कोटा शैली के प्रमुख कलाकारों में लच्छी राम है, रघुनाथ है, गोविंद राम है, नूर मोहम्मद है, गोविंद आदि प्रमुख कलाकार रहे हैं। 50 नंबर प्रश्न,
भारतीय मोनालिसा के नाम से किस पेंटिंग को जाना जाता है? इसके बारे में मैंने आपको कल परसों के वीडियो में बता दिया था कि ये किशनगढ़ शैली की एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग रही है जिसका नाम है बनी ठनी। उस बनी ठनी की तुलना लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। उस मोनालिसा पेंटिंग से तुलना करके इसे भारतीय मोनालिसा के नाम से एरिक डिक्सन ने इसे पुकारा है। ठीक है भाई, तो बनी ठनी को क्या कहा है? भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना गया है। कहाँ की है बनी ठनी पेंटिंग? किशनगढ़ की। और किशनगढ़ शैली कौन सी शैली की उपशैली है? मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली है। किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की? जोधपुर के महाराजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह के द्वारा की गई थी। इस तरह से 51 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी पर भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट या भारत सरकार के डाक विभाग के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। वो कब जारी किया गया था? तो देखिए 5 मई 1973 को बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 5 मई 1973 को बनी ठनी पर। बनी ठनी चित्र है, मैंने आपको बता दिया इसके शाब्दिक अर्थों में बता रखा है कि बनी ठनी का तात्पर्य क्या होता है। मैंने बता रखा है आपको सजी धजी इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और बनी ठनी थी कौन? मैंने आपको बता रखा है बनी ठनी कौन थी? राजा सावन सिंह की उपपत्नी थी, या उसकी प्रियसी कह सकते हो, या उसके समय की एक दासी थी जो आगे चलकर प्रेम सूत्र में बंध गई थी इनके साथ, और उसको पत्नी के रूप में माना गया था। जिसका जो चित्रांकन किया गया है अपने किशनगढ़ शैली में, वो राधा के मुखौटे के स्थान पर उस बनी ठनी का ही मुखौटा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? वो मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये बनी ठनी क्यों प्रसिद्ध रही है? मैंने आपको पहले प्रश्न में बता दिया है, अलौकिक सौंदर्य के कारण बनी ठनी पेंटिंग प्रसिद्ध रही है। ठीक है भाई, इसके बाद 52 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़ की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? इसकी 2 प्रतियां हैं भाई। एक प्रति तो अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है, दूसरी है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है। ठीक है भाई, आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको गहराई से अध्ययन करना है प्रत्येक शैलियों का और उपशैलियों का, और उसके बाद आपको ऐसे मुख्य बिंदु जो आते हैं उन मुख्य बिंदुओं को आपको शॉर्ट क्वेश्चन या मुख्य बिंदु के तौर पर नोट्स बना के आपके साथ रखना है। वैसे काफ़ी हद तक प्रयास मैंने कर दिया है, उसके बावजूद भी और शेष बचेंगे, उनका भी मैं प्रयास करके आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिखूंगा। ढूंढाड़ का सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर किसके शासनकाल में आ गया था? इसको अपन ने जब ढूंढाड़ शैली पढ़ा, मेवात शैली को पढ़ा या जयपुर शैली को पढ़ा, तब आपने पढ़ा होगा यहाँ कि यहाँ पर ईश्वरी सिंह से पहले जो शासक था उनके शासनकाल में सूरत खाना से तात्पर्य होता है सभ्य चित्रण करने की जगह, स्थान, वह आमेर में स्थापित थी। जब यहाँ ईश्वरी सिंह का समय आ गया था तो ईश्वरी सिंह के समय आमेर से उस सूरत खाना को हटा दिया गया और जयपुर में लाकर उसकी स्थापना कर दी गई थी। तो महाराजा ईश्वरी सिंह के समय आमेर से जयपुर स्थापित कर दिया गया था। सूरत खाना किसे कहते हैं? सभ्य बनाने की जो स्थान है उसे सूरत खाना कहा जाता है, या व्यक्ति चित्रण के स्थान को क्या कहा जाएगा? सूरत खाना कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 54, राजस्थानी शैली में चित्रित विषय वस्तु क्या रही है? इसके बारे में मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया, नॉर्मल तरीके से भी बता रखा है कि राजस्थानी शैली में मुख्य रूप से जो चित्रण विषय रहा है वो कृष्णलीला से संबंधित रहा है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कृष्णलीला मुख्य चित्रण विषय क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके विषय में मैंने आपको बताया कि राजस्थान में राजपूत राजाओं का शासन रहा और राजपूत राजाओं की छत्र छाया में ही राजस्थान शैली का विकास हुआ, और जो राजपूत राजा राजस्थान के थे वो राजपूत राजा वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय थे, और वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण था, और वो अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की दृष्टि से वो अपने संरक्षण में रह रहे चित्रकारों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को लघु चित्रों के रूप में व भित्ति चित्रों के रूप में चित्रित करवाते थे, है ना। इस प्रकार इनका प्रमुख चित्रित विषय तो कौन सा रहा है? कृष्णलीला। लेकिन इसके साथ साथ राजस्थानी शैली जो है वो लोक जीवन से जुड़ी हुई शैली भी रही है, जनसाधारण में व्याप्त कला भी रही है, जनसाधारण से जुड़ी हुई कला भी रही है। इसलिए इसमें अन्य विषयों पर भी चित्रांकन कार्य किया गया है, जैसे कृष्णलीला संबंधी विषय, रागमाला, बारहमासा, नायक नायिका भेद, ऋतु वर्णन,
संस्कृत एवं रीतिकालीन साहित्य, राजसी दरबारी जीवन का चित्रण अधिकता से हुआ है। ये इसके प्रमुख चित्रित विषय रहे। मैंने विषय के मतलब एक अलग से पॉइंट भी बना रखा है आपको राजस्थानी शैली में ही। मैंने आपको बताया था कि राजस्थानी शैली के प्रमुख रूप से जो चित्रांकन हुआ है उसके 4 विषय बता रखे हैं आपको। एक विषय पर नंबर डाल के तो मैंने बता रखा है कृष्ण लीला व पौराणिक आख्यानों के चित्र। दूसरा बना रखा है आपको वो राग रागनी व बारहमासा के चित्र। तीसरा बता रखा है घरेलू व लोक जीवन के चित्र। और चौथा बता रखा है मैंने दरबारी या कह सकते हैं सभ्य चित्र प्रमुख चित्रित विषय रहे हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर कोई चित्रित ग्रंथों में पूछ लिया जाए तो ग्रंथों में आप लिखेंगे भागवत पुराण है, गीत गोविंद है, रसिक प्रिय है? इस तरह के चित्रों को चित्रित उन्होंने किया है। और प्रश्न संख्या 55 है राग रागनी क्या है। मैंने अभी आपको स्पष्ट करके बताया कि ये संगीत शास्त्र में होते हैं राग और रागनी, लेकिन हमारे जो भारतीय कलाकार हैं या हमारे राजस्थान की लघु चित्रण परंपरा है, उस लघु चित्रण परंपरा के कलाकार ने उस संगीत शास्त्र की राग रागनियों को प्रतीकात्मक तरीके से या प्रतीकों के माध्यम से अपने चित्रों में उतार लिया है। और चित्रों में उतारने के कारण उसे राग रागनी के नाम से या राग रागनी चित्र सेट के नाम से, चित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। इस तरह से मैंने आज आपको 55 प्रश्न कराए। इसके बाद और कुछ छोटे प्रश्न बन रहे होंगे, उन्हें देखकर आपको बताया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मेरे कुछ ही प्रश्न ये जैसे याद आ रहे हैं कि मैंने आपको लिखा भी दिया वैसे कि राजस्थानी शैली की प्रमुख 4 स्कूलों के नाम लिखिए, जैसे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल। अब मेवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? उदयपुर के नाम से। उदयपुर राज्य की स्थापना किसने की? उदय सिंह ने की है। इसी प्रकार जैसे वहाँ की जो पिछवाई पेंटिंग है, वो पिछवाई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। नाथद्वारा में पिछवाई पेंटिंगों का चित्रण धरातल क्या रहा है चित्रण धरातल? वहाँ पर कपड़ा रहा है, कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। पिछवाई जो पेंटिंग है उन पेंटिंगों के चित्रित विषय क्या रहे? कृष्ण लीला से संबंधित चित्रित विषय रहे हैं। अब इसी तरह से अपन पढ़ेंगे कि कोई जैसे मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथों के नाम तो अपन ने 3 का तो पढ़ ही लिया। एक तो भागवत पुराण पढ़ लिया, एक अपन ने पढ़ लिया रामायण, और एक आर्ष रामायण के चित्र हैं। इसी तरह से अपन कोई इम्पोर्टेंट जो इस शैली के चित्र हैं, जैसे ढोलो मारू का चित्र है या गोधूली का चित्र है, इस तरह के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उन चित्रों के विषय में पढ़ेंगे कि कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्र किया है। ये इस तरह के और शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाकर बताए जाएंगे। तो आप से मैं तो यही कहूँगा कि बार बार जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चनों का अध्ययन करें या शैली का अध्ययन करें तो अध्ययन करने के बाद अपने साथ पेंसिल या पेन रखें, और पेन रखने के बाद जो मोस्ट पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उन पॉइंटों को नोट करते जाएं और उनके साथ उनका आंसर लिखते जाएं, तो बेस्ट रहेगा, आपको सर्वाधिक अंक मिलेंगे। ठीक है। वैसे अंकों में अपने सब्जेक्ट में किसी तरह की कोई कमी आती नहीं है, बहुत सारे नंबर आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ से आगे और जो बनने वाले प्रश्नों के बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।